नमस्कार। एजेंडा की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है बदलते दौर की हिंदी भविष्य की राह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलते दौर में हिंदी भी रूपांतरण के दौर से गुजर रही है। एक ओर जहां तकनीक, डिजिटल मीडिया और वैश्वीकरण ने हिंदी को नई संभावनाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर रोजगार, प्रशासन और उच्च शिक्षा ने काफ़ी सारी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। ऐसे में हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति का वाहक है। उसे और अधिक किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है और कैसे अवसरों की भाषा में बदला जाए, इस पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर दूरदर्शन के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं दो बेहद ही खास मेहमान, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इस समय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के माननीय कुलगुरु हैं और सर ने हिंदी के विषय में बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके लिए उन्हें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी 2023 में विश्व हिंदी सम्मान से अलंकृत भी किया गया है। और इसके अलावा सर प्रोफेसर पांडे सर जो हैं वो हिंदी प्राध्यापकों की प्रतिष्ठित संस्था भारतीय हिंदी परिषद के 7 वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निशांत जैन सर, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इनकी पहचान इस तरह से मानी जाती है कि यूपीएससी 2012 की जो परीक्षा है उसमें उन्होंने 13वीं रैंक ला कर के टॉपर वो बने थे जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं। और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने हिंदी से जो परीक्षा है उसको टॉप किया था। और इसके अलावा सर जो हैं इससे पहले लोकसभा सचिवालय में राजभाषा प्रभाग में 2 वर्ष अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी जो आपकी एनबीटी भारत सरकार के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो ऐसे में क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में भी हैं, राजभाषा पे आपने काम भी किया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके से हम आज चर्चा करेंगे हमारे 2 महानुभावों से कि किस तरीके से जो हिंदी है उसका आज के दौर में परिदृश्य है और भविष्य की क्या राह है। और उस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएं तो हम देख लेते हैं हमारा एक छोटा सा जो एक प्रस्तुति है वो हम देखना चाहेंगे। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्य, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की लोकप्रिय भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। हिंदी सुख दुख, उल्लास, हर्ष की भाषा है। हिंदी गर्व के पल देने वाली भाषा है। हिंदी हमारी पहचान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में हिंदी दिवस के दिन यानी 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी उनको हिंदी भाषा के लिए
उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं और नागरिक सेवा को प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी और प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम है हिंदी। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। अभी हाल ही में G20 के दौरान यह न सिर्फ देखा गया, बल्कि इसे दुनिया ने महसूस भी किया। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। सदियों से हर भारतीय के शब्दों की शक्ति है। भारत की अनेकता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी चिरकाल से ही सर्वसमावेशी भाषा रही है। आज दुनिया में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अकेले एशिया में ही 2200 से ज्यादा भाषाएं हैं। इन भाषाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए है हमारी हिंदी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, जयपुर। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, फिर धधका चिटकने लगा। कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। श्रीकांत वर्मा की जो पंक्तियां हैं वो हमें ये महसूस कराती हैं कि जो हमारी भाषा है हिंदी, उसमें कितनी खूबसूरती है, कितने अच्छे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो आज जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाएं। उसमें मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपकी कोई पसंदीदा कविता या कोई शेर आप सुनाना चाहें। जी सर। बहुत अच्छी कविता से आपने शुरुआत की। मैं जयशंकर प्रसाद की कविता की 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। क्या बात है प्रसाद जी मानवता के विजयी होने की बात कर रहे हैं, और वह विजय शक्ति के जो विद्युत कण चारों ओर बिखरे हुए हैं उनके समन्वय की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगती है, और हिंदी के संदर्भ में भी ये मुझे प्रासंगिक लगी। क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और निशान सर, अब आपकी बारी है। मैं एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है और वो भाषा परी समर्पित है, वो कविता केदारनाथ सिंह जी की। कविता का शीर्षक ही है मातृभाषा। और ख़ासकर जब हम कभी कभी अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं, कभी कभी कार्यस्थल पे या कभी कभी बाहर कहीं हम काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, तो उस समय कैसा महसूस होता है। तो केदारनाथ सिंह जी ने बड़े अच्छे शब्दों में ये कविता में कहा कि जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। क्या बात है, बहुत खूब। तो जैसा कि आपने बताया कितने मार्मिक शब्दों में, मतलब जब हम अपनी भाषा में अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो जो एक गहराई आती है वो कभी किसी और में नहीं आ सकती है। तो ऐसे में जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तकरीबन कहा जाता है कि करीबन 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदी या उसकी जैसी भाषाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। पर उसके बावजूद भी मैं सबसे पहले इसी सवाल पे आऊँगी कि क्यों हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और एक जो हिंदी बोलने वाले
जो लोग हैं उनके अंदर एक हीन भावना कभी कभी आती है कि हम हिंदी बोलते हैं, हम अंग्रेज़ी जो है वो नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात यही आती है जब भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये हीन भावना व्यक्ति व्यक्ति पर केंद्रित है, सभी को आती है ऐसा नहीं है। जो उस दबाव को महसूस करते हैं उनको आती है। भाषा को सीखना कोई बुरी बात नहीं है। भारत जैसे देश में जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती है, वहाँ पर कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। जब हिंदी वालों को हीन भावना आने लगेगी तो बहुत सी भाषाएं पूर्वोत्तर में हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10-12 हज़ार है, तो उनकी स्थिति क्या होगी? लेकिन वे लोग भी अपनी भाषा को सुरक्षित और संरक्षित किए हुए हैं, यद्यपि उनकी लिपियां नहीं हैं, फिर भी। तो हीन भावना नहीं आनी चाहिए। भाषा हम सीख सकते हैं, और एक बड़ी भाषा जैसा कि आपने बताया कि जिसको बोलने वाले 80 करोड़ लोग हैं, ये संख्या 1 अरब के आसपास है। सारी दुनिया में हिंदी बोलने वाले फैले हुए हैं, करीब करीब की भाषाएं बोलते हैं। तो 1 अरब जिस भाषा को बोलने वाले हों तो उसके लिए कौन सी हीन भावना? आपने शुरू में दिखाया कि 11 प्रांतों की राजभाषा, 3 प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में राजभाषा, और वो इसलिए है कि वहाँ के लोगों ने इसको स्वीकार किया, इसको माना। तो जिसकी इतनी बड़ी स्वीकार्यता है, इतना कामकाज है और सर्वत्र काम करने की अनुमति है, उसके लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी के साथ किसी को भी हीनता बोध होना चाहिए। अंग्रेजी वालों को भी हीनता बोध होता है। आप सब लोग जानते हैं, हमने भी देखा है कि जिनको हिंदी नहीं आती है उनका हीनता बोध ज़्यादा बड़ा है अंग्रेजी कम आने वालों की तुलना में। तो हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, जैसा कि आपने भूमिका में ही रखा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इतने लोग हिंदी को बोलते हों और अपने खुद के देश में जब हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, इतनी ज़्यादा जो है मान्यता हमारी भाषा को है, तो हमें तो बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा के बोलने वाले में अपनी भाषा को लेकर किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि सर ने बोला कि ऐसी भाषाएं भी हैं जिनको बहुत कम लोग बोलते हैं जी। पर आप देखिए सदियों से उन्होंने अपनी भाषा को बचाए रखा और अपनी भाषा को में हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, बोलते रहे, रोते रहे, जीते रहे। तो किसी भी भाषा, और हिंदी की बारे में ये भी मैं कहूँगा कि जैसा सर ने कहा कि किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि भारत जैसे बहुभाषी देश में तो हमें अधिकाधिक भाषाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए जी। और ये भी लगता है मुझे तो कि भारत में ज़्यादातर लोगों को ही भाषाएं आती हैं जी। तो ये बड़ा दिलचस्प देश है, बड़ा समन्वय, जिससे आपने कविता की शुरुआत भी की थी कि समन्वयवादी देश है, जो सबको साथ लेके चलने वाला देश है। तो ऐसे में अन्य भाषाओं को सीखना, अंग्रेजी को सीखना भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी अपने को आगे करियर में आगे बढ़ने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जो भी अपने को फ्रेंच भी सीखनी हो तो सीखना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो है एक बहुविध राष्ट्र है, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है, और बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। हमारे यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि संस्कृत है, उसी से बहुत सारी भाषाएं जो है वो निकली हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारे जो शब्द हैं, अगर हम देखेंगे तो वो संस्कृत से मिलते जुलते मिलेंगे। निशान जी को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए उन्हें अचानक से जो है वो जाना पड़ा, तो उसके लिए हमें खेद है कि वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे आगे की चर्चा के लिए। तो अब हम आगे की जो चर्चा है वो प्रोफेसर साहब के साथ में जो है जारी रखेंगे।
तो सर आपसे यही पूछना चाहेंगे हम कि जो एक आपने बात कही कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, तो इस पे देश विदेश में काफ़ी शोध भी हुए हैं कि अगर जो बच्चे हैं उनकी खास तौर से अगर प्राथमिक शिक्षा जो है अगर मातृभाषा में होती है तो उनके जानने समझने और एक जो उनके अंदर रचनात्मकता आती है, जिज्ञासा आती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आज के दौर पे जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का बोलबाला ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप वो इसको किस तरीके से देखते हैं? विश्व भर में शायद ही कोई शिक्षा शास्त्री होगा मंजू जी जो कहता हो कि परकीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि सभी शिक्षा शास्त्रियों का, मनोवैज्ञानिकों का यही अनुभव है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखता है। भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का बोलबाला है, उसमें पढ़ने के बाद हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये ठीक है, लेकिन वे बहुत विकसित हो जाते हैं और भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। आज भी भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बड़े स्थानों पर, और केवल पद की दृष्टि से नहीं, सामर्थ्य की दृष्टि से वे लोग हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई की। विद्यार्थी जब बड़ा होता है तब उसको महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ अधूरा रह गया, मैं अपनी मातृभाषा को नहीं बोल पा रहा हूँ, और उसके कारण उसको कई बार दुखद अनुभूति होती है। तो ऐसा हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों के जीवन में क्षण न आवे कि बड़े होने पर वो महसूस करें कि हमारे जीवन में कुछ छूट गया, अधूरा रह गया। इसलिए शिक्षा तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बहुत जोर दे रही है। क्रियान्वयन में भी सरकारों के बहुत जोर है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। कहीं ना कहीं इसके लिए ये भी चीज़ जिम्मेदार है कि जो आज की हमारी जो एक प्रतिस्पर्धा का दौर आया है, वैश्वीकरण का दौर आया, उसमें हमने भाषा की महत्वता को ही पहचानना भूल गए हैं। हम लोग सिर्फ जो है आज हमारे समाज में एक अंधी दौड़ चल रही है, अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ना है, बच्चे को शुरू से ही जो है इंग्लिश के शब्द सिखाए जाते हैं, जबकि उसके आसपास के उसके दादा नानी हों, चाहे उसके घर के और लोग हों, वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसको जो शब्द हैं उसको दबाव डाला जाएगा कि आप अंग्रेज़ी में बोलो। स्कूल हैं जहाँ कहा जाता है कि आप हिंदी में बोलोगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि मातृभाषा में होनी चाहिए, तो उससे जो बच्चे हैं वो शुरू से ही दबाव में रहते हैं, और भाषा को ना जानने की वजह से, एक जो भाषा है उस पर पकड़ ना बनाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो एक रचनात्मकता, हमारी जो सृजनात्मकता जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और ख़ास तौर से ये चीज़ इसलिए भी मायने रखती है कि हिंदी के लिए ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि हमारे अंदर जो एक गरिमा, एक जातीयता की जो भावना होती है वो कम होती है। अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों को देखें या फिर और जो कई देश हैं उनकी भाषाओं को अगर देखें तो वो काफ़ी जो है उनके लिए अस्मिता का सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं, पर उनके लिए अपनी भाषा एक अस्मिता का सवाल माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? उत्तर भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को लेकर के इतना ज़्यादा जो एक स्वाभिमान की भावना, एक आत्मविश्वास के जो उनके अंदर भावना है वो क्यों नहीं है? इसके कई कारण हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जोरों से अंग्रेजी में काम शुरू हुआ और अपने देश के लोगों ने करना शुरू किया। इसके कारण सरकारी कार्यालयों में जो नीचे के लोग थे उनके मन में हीन भावना आई, जबकि महात्मा गांधी जी जब से साउथ अफ्रीका से भारत आए वो हिंदी के काम में लग गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नेटाल में यह महसूस हुआ कि भारतीयों से भारतीय भाषा में बात करनी चाहिए। वे वकालत करते थे। एक भारतीय व्यक्ति ने एक दिन गांधी जी से कहा कि जो आप बातचीत करते हैं क्या अपनी भाषा में नहीं कर सकते? गांधी जी ने सोचा
कि अपनी भाषा में किस में बात करूं, मैं तो गुजराती भाषी हूं। फिर उन्होंने हिंदी को चुना। भारत आने के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन 16 में लखनऊ गए और दक्षिण अफ्रीका पर ही एक प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव को पढ़ना शुरू किया तो कई लोगों ने इंग्लिश इंग्लिश के नारे लगाए। फिर गांधी जी की इच्छा शक्ति, मनोबल और मजबूत हुआ कि ये लखनऊ है और लखनऊ में लोग इंग्लिश इंग्लिश कह रहे हैं। एक व्यक्ति यानी एक किसी राजा ने, छोटे राज्य के, उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया। गांधी जी ने कहा प्रस्ताव तो अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, लेकिन भाषण में जैसी भी मेरी हिंदी है उस हिंदी में दूंगा। एक हिंदी के साथ स्वाभिमान जागृत हुआ देश में कि एक गुजराती भाषी व्यक्ति भारत की भाषा और हिंदी की बात कर रहे हैं। ये काम गांधी जी ने 1917 के अधिवेशन कलकत्ते में भी किया। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी में भाषण दिया, लेकिन जो उनका सार्वजनिक भाषण हुआ गांधी जी के आग्रह पर हिंदी में हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। गांधी जी ने कहा मेरी कौन सी अच्छी है, हिंदी बोलिए। सरोजनी नायडू जी को बाध्य किया कि आपको हिंदी में बोलना चाहिए। इसके बावजूद कई बार लगता है कि अंग्रेजी के प्रति लोग आग्रही हैं। मैंने शुरू में ही चर्चा की कि 6 महीने में कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। पिछली शताब्दी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन हुए। वे 43 भाषाएं लिखते, पढ़ते और बोलते थे। राहुल जी ने स्वयं के विषय में लिखा है कि विश्वविद्यालय कौन कहे, कॉलेज के चौखटे के भीतर मैंने पैर भी नहीं रखा। वो व्यक्ति इतनी भाषाएं सीख सकता है, बोल सकता है, तो कोई भी भाषा 6 महीने में सीखी बोली जा सकती है। उसके लिए इतने दबाव में मैं समझता हूँ कि आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दबाव में आ रहे हैं वे स्वयं को दबाव में डाल रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ी को दबाव में डाल रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बचपन में इतना दबाव डाला जाता है कि आप अंग्रेजी सीखो, तो जो एक प्रारंभिक शिक्षा है उसके बाद में भी वो काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी भी स्तर पर, बहुत बड़ी उम्र में भी कोई भाषा सीखी जा सकती है, कोई कला सीखी जा सकती है, कोई कौशल का काम सीखा जा सकता है। लेकिन मैं इसमें आपको रोकना चाहूँगी, जब इस तरह की बातें होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जो है विवाद का विषय बन जाता है कि ये अंग्रेज़ी बनाम हिंदी की बातें हो रही हैं, तो एक अलग तरह का, और वो हमारे ही समाज में होने लगता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो है एक अलग तरह के विवाद का विषय है? ये अंग्रेजी बनाम हिंदी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है, हमारे चिंतन का विषय है। हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि उनके आदर्शों पर यह देश चले। महात्मा गांधी जी ने जीवन भर हिंदी के लिए काम किया और बहुत से लोग महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी विद्यालय का समर्थन करते हैं। गांधी जी जीवन भर उस सत्ता को भी नकारते रहे, उस भाषा में काम करते हुए भी उस भाषा के वर्चस्व को नकारते रहे, तो उनके नाम पर अंग्रेजी विद्यालय का कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में विज्ञान और तकनीक पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के और भारतीय भाषाओं के माध्यम के लोग हैं। माननीय राष्ट्रपति कलाम जी ने, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जिस परिवार से आते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं कि उनकी पढ़ाई किस भाषा में हुई होगी। जाहिर है तमिल भाषा में पढ़े होंगे। अभी इसरो के वैज्ञानिक और अध्यक्ष जो बड़ी संख्या में हैं, वो अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में अब नई पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम की कुछ आई है। पुरानी पीढ़ी में के विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर हिंदी माध्यम से विज्ञान और गणित की पढ़ाई किए थे
और इन प्राध्यापकों ने अंग्रेजी माध्यम में बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो आपका ये कहना है कि कहीं भी हमें भाषा को एक अवरोध नहीं बनने देना बिल्कुल चाहिए, ठीक कहा। चाहे वो भाषा आप हिंदी हैं, आप अंग्रेजी भी सीखें, क्योंकि आज वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक और कहा। उसी तरीके से अगर हमें मौका मिल सके ज़िंदगी में तो हमें और जो हमारी भारतीय भाषाएं उन्हें भी सीखना चाहिए। बहुत अच्छा। तो इसमें मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी, बहुत बार जो है जो हिंदी भाषी हैं उन पे ये आरोप भी लगता है कि हम लोग जो भावनाएं हैं उन पे तो बहुत ध्यान देते हैं पर ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, हम लोग भावनाओं पर ज़्यादा टिके होते हैं। तो उस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक कहा आपने कि भावना और पढ़ाई लिखाई का संबंध है। ये आज का प्रश्न है, ये प्रश्न तब भी था जब देश की साक्षरता 6% थी। तब सरकारी कामकाज भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में क्यों होता था? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो हमारी अंग्रेजों की गुलामी है वो हमारे भीतर घुसी हुई थी, जिसको महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग तोड़ रहे थे, जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। इसलिए हिंदी बनाम अंग्रेजी का कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय भाषा के साथ कोई विदेशी भाषा बनाम होकर के कैसे खड़ी हो सकती है? ये हमारे मूल्यों का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है। ये भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का काम क्या कोई विदेशी भाषा करेगी या भारतीय भाषा करेगी? हम आपस में किस भाषा में बात करेंगे? और हिंदी सहित भारतीय भाषाएं एक दूसरे का सम्मान करना जानती है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने शुरुआत किया था तो संस्कृत की शब्दावली की बात की थी। भारत की अधिकांश बड़ी भाषाओं में कुछ जनजातीय भाषाओं को छोड़ दें तो संस्कृत की शब्दावली है। इससे हमारी समझ विकसित होती है, सबको सुविधा होती है। और एक दूसरे की भाषा के प्रति जो हमारे मन में भाव है वो भाव विदेशी भाषाओं में आपस में नहीं है। कोई कह सकता है कि है, लेकिन व्यवहार, शोध, इतिहास, सिद्धांत नहीं मानता। इतनी भाषाएं भारत में जीवित रूप में हैं और एक दूसरी भाषाओं के कवियों का, साहित्यकारों का, इतिहासकारों का, राजनीतिज्ञों का, चाहे वो जिस भाषा में बोले, हम सम्मान करते हैं। तो इसके मूल में हिंदी सहित भारतीय भाषाएं हैं मंजू जी, इसलिए हम आज इस रूप में खड़े हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पूरा देश है उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई विदेशी भाषा कैसे हो सकती है, जबकि हमारे देश में जो जनगणना के आंकड़े हैं, अभी तो 2021 की जनगणना होनी है, तो उम्मीद करेंगे कि ये आंकड़े और सुधरेंगे, वरना जो हमारे पुराने आंकड़े हैं वो भी अब दिखाते हैं कि जो प्रथम भाषा है उसके तौर पे जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो तकरीबन 42% के करीब थे। और ये माना जा रहा है कि अब जो आंकड़े आए होंगे उसमें वो 45% से के करीब के वो आंकड़े होंगे। और वहीं अंग्रेज़ी जो है उसको प्रथम भाषा के तौर पे बोलने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन 0.02% हैं। यानी इतनी कम संख्या के जो लोग हैं जो सिर्फ प्रथम भाषा के तौर पे अंग्रेज़ी को बोलते हैं, वो हमारी सेतु वाली भाषा कैसे हो सकती है? तो इसीलिए हम लोगों को राजभाषा जो है हमारी हिंदी, और ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है उसकी प्रासंगिकता इसी में है कि एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए हमें जिस भाषा की ज़रूरत है वो भाषा हिंदी हो सकती है। और हम सभी ये देखते हैं जब हम यात्राएं करते हैं तो चाहे वो दक्षिण भारत का जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो ठेलों पे कुछ बेचने वाले लोग हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, हर जगह पे वो आपकी टूटी फूटी हिंदी जो है उसको वो समझ लेते हैं। और इसी तरीके से तो एक जो हिंदी है वो उस तरीके से वो काम कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, वो है कि हिंदी जो है उसमें आजकल एक इंग्लिश जो है एक नई तरह की शब्दावली जो है वो आने लगी है। ख़ास तौर से जब हम लोग एक होता है कि जब हम लोग व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस पर भी जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो आजकल वो इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है, उसको देवनागरी में टाइप नहीं हो रहा है, रोमन में वो लिखा जा रहा है। तो उससे हमारी भाषा का कितना पतन हो रहा है जो है, या फिर आपको लगता है कि इससे हमारी भाषा जो है वो अलग तरीके से रूपांतरित हो रही है या संवर्धित हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? हिंदी में
जो आपने व्हाट्सएप मोबाइल की बात की, मैं तो हिंदी में टाइप करता हूँ और बहुत आसान है, वैसे ही आती है। जैसे अंग्रेजी में रोमन में आती है, वैसे ही हिंदी में अभ्यास करने की बात है, थोड़े दिन बाद वैसे ही आती है। दूसरी बात जो आपने की वो ठीक है कि विश्व के धरातल पर और जहाँ भी हम जाएं वहाँ लोग हिंदी समझ लेते हैं। जिनको हम हिंदी भाषी कहते हैं, उन सब हिंदी भाषियों की अपनी एक बोली है जो घर में बोलते हैं। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, इन सब लोगों ने खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। कई बार जनगणना में लिखते समय हम हिंदी न लिख करके अपनी बोलियों को लिख देते हैं। इस कारण से ये संख्या कम अधिक हो जाती है, लेकिन वह है हिंदी ही। उनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बहुत बड़ी होती है और वे हिंदी के करीब करीब की हैं। इसलिए हिंदी वालों ने अपने घर में अपनी बोली को बोलते हुए हिंदी को भाषा के रूप में स्वीकृत किया और उससे भी अधिक जो आपने दिखाया, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाने में हिंदीतर विद्वानों का बहुत योगदान है। महात्मा गांधी जी, काका कालेलकर, कन्हैयालाल माणिकलाल, मुंशी चक्रवर्ती राज, गोपालाचारी, इन लोगों ने हिंदी के लिए बहुत काम किया। गांधी जी ने अपने बेटे देवदास जी को तो चेन्नई भेजा, यानी तब के मद्रास, कि तुम जाओ हिंदी के लिए काम करो। इन लोगों के कारण हिंदी है। तो इनकी जो भावनाएं हैं उनका हमें आदर करना चाहिए और उस सम्मान के साथ हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। एक चूँकि आप हरिदेव जोशी जो हमारा जनसंचार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, तो उससे आप आते हैं, तो एक जो हिंदी पत्रकारिता है, क्योंकि किसी भी भाषा को और ज़्यादा बढ़ाने में, उसको पुष्पित और पल्लवित करने में पत्रकारिता का भी काफ़ी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में हिंदी पत्रकारिता जो है वो किस दिशा में जा रही है और वो कितना योगदान हमारी भाषा को समृद्ध करने में दे रही है? अभी आपने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया, ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन वाक्य रचना में आने के बाद कितने अच्छे लगे। इंग्लिश है एक तरफ और एक तरफ क्लिष्ट शब्द है, एक तरफ परिष्कृत है। मैं आग्रह करता हूं कि परिष्कृत हिंदी लिखो, क्लिष्ट नहीं। कई लोग इसमें प्रश्न करते हैं कि क्या हम शब्दकोश रख करके हिंदी पढ़ें। इसके विपरीत प्रश्न है एक प्रोफेसर के रूप में कि ये सवाल आप अंग्रेजी के लिए तो नहीं करते। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें या द हिंदू पढ़ें, उसके लिए शब्दकोश देखने पड़ते हैं या नहीं देखने पड़ते हैं? ज़रूर। भाषा अच्छी सीखनी है, बोलनी है, परिष्कृत बोलनी है, परिष्कृत लिखना है, तो हमारा कोश बड़ा होना चाहिए, हमारा शब्द संसार मजा हुआ होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए। और उसमें कोर्स देखने में क्या बुराई है? उसमें तो कई बार ये भी तो होता है कि अगर आप अंग्रेजी का, जैसे आपने बोला द हिंदू है, उसमें आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ रहा है, आप बोल रहे हैं क्लिष्ट है, तो ये हमारी एक मानसिकता में आ गया है कि अगर किसी ने बहुत बड़े बड़े शब्द बोल दिए, क्लिष्ट बोल दिए, तो वो बहुत ज़्यादा, हमें लगता है बहुत एलीट टाइप का पर्सन है, बहुत पढ़ा लिखा है। उसी तरीके से अगर किसी ने हिंदी में बहुत ज़्यादा उस तरीके से कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया या उस तरह का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए बोला जाता है कि इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी, ये हिंदी ही करता होगा। तो ये जो एक चीज है वो भी हमारी मानसिकता में है। मंजू जी, आपने ये मेरे मन की बात कही कि अंग्रेजी कठिन बोले तब तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, और हिंदी में 2-4 शब्द भी आ गए जो उसके समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब कहेंगे कि इसको हिंदी ही आती है, ये संस्कृत निष्ठ बोल रहे हैं। कई बार कहेंगे कि संस्कृत बोल रहे हैं जी। हिंदी में छूट बहुत है, आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगीज, इन भाषाओं की भी शब्दावली है, और हम प्रयोग करते समय ध्यान ही नहीं देते या ध्यान में आता ही नहीं कि किस भाषा के शब्द हैं। हिंदी ने इसको स्वीकार कर लिया है। जो आपने इंग्लिश पर प्रश्न पूछा,
इंग्लिश का अर्थ होता है जबरदस्ती, जरूरत नहीं है फिर भी कठिन शब्दों को लिखना। जैसे कई अखबार पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं हमारे समाज में बहुत सी डिफिकल्टियां हैं, ये है हिंदी को इंग्लिश बनाना जी। और ये जानबूझ करके किया जा रहा है। हम महाविद्यालय समझते हैं, विद्यालय समझते हैं, फिर स्कूल को स्कूलों क्यों बना रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें ये भी एक चीज़ आती है कि जिसको हम लोग ये कई बार कहा जाता है कि हमारी जो भाषा है वो क्लिष्ट है। वाकई में वो क्लिष्ट ना होकर के हमने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। हमने अपनी भाषा जो है उसमें बहुत सारे जो ऐसे बहुत ही सुंदर शब्द होते थे उनको हम लोग आजकल इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम लोग अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जगह अगर कोई हिंदी का शब्द बोलेगा तो वो बोलेंगे कि ये क्लिष्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम वो जो एक दूसरी भाषा को अपना करके अपनी भाषा को क्लिष्ट बनाते जा रहे हैं। ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के शब्द हैं, उनका प्रयोग अनुवाद में होता है, सरकारी कार्यालयों में होता है। एक सिद्धांत है कि कोई भी शब्द न कठिन होता है न आसान होता है, वो या तो परिचित होता है या अपरिचित होता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन है, 14 अक्षर है, और उसके लिए नोटबंदी शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ, उसके लिए शब्द है, लेकिन लोगों ने कहा कि ये कठिन है। प्रश्न ये है कि हम चलताऊ शब्द को स्वीकार करें और उसके लिए एक परिष्कृत शब्द है तो उसको हम छोड़ दें। तो ये सुविधा का प्रश्न है। शब्दावली की कोई कमी नहीं है और उन्हीं शब्दावलियों के आधार पर हिंदी भाषी प्रदेशों में, भारतीय भाषाओं में कोश बने हुए हैं और उनके आधार पर पुस्तकें लिखी हुई हैं। खासकर 12वीं तक की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, बंगला, गुजराती, जिसमें 12वीं तक विज्ञान, गणित, तकनीक की पढ़ाई होती है, वे उन भाषाओं के शब्द हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या करोड़ों में है। उनके सामने अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आज भी बहुत कम है। विचार और भाव हमारी मानसिकता का है और इस भाव के साथ आज भी बहुत बड़ी संख्या में इस देश में लोग हैं कि अपनी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए। खासकर प्राथमिक शिक्षा, थोड़ा और आगे जाएं तो 12वीं तक के भारतीय विद्यार्थी भारत की भाषा को सीखें। वे मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारत की किसी भी भाषा को न सीखें, तो किस भाषा में गीत गाएंगे, पर ये तो किस संभव भाषा ही में नहीं कविता है। पढ़ेंगे? पर ये तो संभव ही नहीं है। अगर हम लोग भारतीय भाषाएं जो हैं हमारी उनको खो देंगे तो हमारी भारतीयता कहाँ रहेगी? ये तो हमारी पहचान है भाषा जो है। तो ये तो मुझे लगता है महामूर्खता है अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम लोग जो हमारी भाषा है उसको छोड़ देंगे तो हमारी पहचान ही छूट जाएगी। तो लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ठीक है, भावनाएं अपनी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक जो सवाल है जहाँ पर आकर के हिंदी भाषी ठिठक जाते हैं वो है कि रोज़गार की भाषा क्या है। किसी को लगता है, आजकल एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि आप अंग्रेज़ी बोलना सीख लो, बहुत अच्छा, आप अंग्रेज़ी बोलना सीख लोगे तो आपको कहीं पे भी जो है नौकरी का छोटा मोटा ऑफ़र जो है वो आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा इंग्लिश में बोलोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। पर ये जो एक चीज़ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अंग्रेजी बोलना सीख लो, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। रोजगार की भाषा अंग्रेजी है, तो प्रत्येक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास रोजगार होता। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले, माध्यम छोड़िए, अंग्रेजी से एमए करने वाले और पीएचडी करने वाले बेरोजगार हैं या नहीं है? बेरोजगारी और रोजगारी का संबंध योग्यता से है, रोजगार के सृजन से है, कौशल से है और भाषिक के सामर्थ्य से है। वो नहीं है तो आप चाहे जिस भाषा में हो, छोटे छोटे देश, जापान है, कितनी अंग्रेजी है जापान में? बहुत कम है।
जर्मनी में भी अंग्रेजी बहुत कम है। फ्रांस के बड़े विद्वान विश्वविद्यालय में जयपुर में आते हैं, फ्रेंच की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी बोलते मैंने नहीं सुना, एक दो वाक्य बोलते हैं। तो ये विकसित देश जिन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से विकास किया है, और ये यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन के अगल बगल के देश हैं, जिन्होंने अपनी भाषा में भारत की तुलना में तेजी से विकास किया। तो वैश्विक धरातल पर जब हम विचार करेंगे तो लगेगा कि वहाँ भाषा आड़े नहीं आती है, कौशल आड़े आता है, सीखने की सामर्थ्य आड़े आती है। और यदि उस रूप में हमने अपने आप को विकसित कर लिया तो जितने रोजगार, हिंदी तो माध्यम की हम बात कर रहे हैं, केवल हिंदी विषय को पढ़ करके जितने रोजगार हैं उतने रोजगार मुझे नहीं लगता कि भारत में अन्य विषयों को पढ़ करके होंगे जी। चाहे जितनी अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिए। नहीं, ये बात तो मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कही है कि हमें जो एक भेद है उसको समझना होगा। कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता की वजह से हम जो एक सीमाएं हैं उसको हम लोग वो धुंधली हो जाती हैं कभी कभी, कि जो अंग्रेज़ी भाषा है वो वहाँ तक ठीक है जहाँ पर हम लोग अपनी जो सेवाएं हैं उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा आईटी सेक्टर है, वो अगर उस तरीके से काम कर रहा है तो उनके लिए वो ठीक है, या फिर जहाँ पे शोध हो रहा है, जहाँ पे तकनीक हो रही है, जहाँ पे आपको आदान प्रदान चाहिए, वहाँ ठीक है। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से हमारे देश में जो रोज़गार है, जैसे हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे हमारी जो सरकारें हैं वो अपने पैरों पे खड़े होकर के हमारे जो खुद के उत्पाद हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तो हमारी जो भाषा है वो भी हमारे लिए स्वाभिमान का विषय होना चाहिए कि सिर्फ देश में बना हुआ नहीं, देश की जो भाषा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अपने विकास की बात करें। बहुत अच्छे विचार आपने रखे। आत्मनिर्भरता और विदेशी भाषा, इसका क्या तुक है? आत्मनिर्भर भारत आत्मभाषा के आधार पर बनेगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, महात्मा गांधी से उड़ीसा में किसी ने पूछा कि आपकी पढ़ाई तो अंग्रेजी माध्यम से हुई है, लोकमान्य तिलक जी भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं और आप हिंदी की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि लोकमान्य तिलक की प्रतिष्ठा इस देश में क्या केवल अंग्रेजी पढ़ने के कारण है कि उसके अन्य कारण हैं? वे बहुत बड़े विचारक हैं, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उन्होंने गीता रहस्य लिखा है। आगे कहा कि यदि वो अपनी भाषा में पढ़े होते तो अन्य कई पुस्तकें ऐसी ही आती। और स्वयं के विषय में कहा कि अंग्रेजी के कारण मेरी कोई पहचान नहीं है। उन्होंने दो नाम लिए, शंकराचार्य और तुलसीदास का। कहा कि हम दोनों इन दोनों से बड़े नहीं हैं। शंकराचार्य और तुलसीदास के समय कौन सी अंग्रेजी थी? तो व्यक्ति को प्रतिष्ठित होने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, और वो भी भारत में किसी एक भाषा से हम बंध जाए जो औपनिवेशिक के सत्ता की भाषा है, तो इसका मतलब कि हम मानसिक रूप से अभी उस सत्ता से मुक्त नहीं हुए हैं और मुक्त होना भी नहीं चाहते हैं। उसके कारण केवल भाषा की असुविधा नहीं हुई है, हमारी कलाएं, संस्कृति से जुड़े हुए जितने पक्ष हैं, संगीत का पक्ष है, आज चित्रकला का पक्ष है, पहनावा है, खान पान के प्रति विरक्ति हुई है। हमें पिज्ज़ा पराठा से बेहतर लगने लगा है। रोटी के समानांतर बर्गर आकर के खड़ा हो गया। तो भाषा केवल उसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं कि जंक फूड जो है वो कितना हम लोगों के लिए जो है एक हानिकारक हो रहा है। तो उसी तरीके से जो है आप कहना चाह रहे हैं कि जो विदेशी भाषा है उसकी जो हानियां हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलती है कि उसकी वजह से हमारे जो स्वाभिमान है, हमारी जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है,
उसमें भी कमी आ रही है। तो इसका जो एक अब क्योंकि समय कम बचा है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी आगे की राह क्या है, क्योंकि हम जयपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमने देखे हैं कि जो साहित्य उत्सव होते हैं वो अंग्रेज़ी में तो बहुत होते हैं, बहुत प्रसिद्ध भी हैं, उसकी वजह से जो है पठन पाठन लोगों का अंग्रेज़ी में होता भी है। हिंदी में क्यों जो है इस तरीके से एकजुटता नहीं आ पा रही है कि जो हम लोग जो हिंदी पढ़ने लिखने की जो हमारी एक अभ्यास है उसको हम लोग जो है आगे बढ़ा सकें? बाकी सब तो ठीक है, एक काम हिंदी में होना जरूरी है कि उच्च स्तर पर विधि यानी लॉ, तकनीकी, प्रबंधन और विज्ञान की पुस्तकें अच्छी लिखी जानी चाहिए। या तो स्वयं उस क्षेत्र के लोग लिखें या सरकारी स्तर पर वे पुस्तकें तैयार होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी कोई कमी नहीं है। जो बहुत से विद्यार्थी हिंदी चाहते हैं, शिक्षक चाहते हैं, उनको लगता है कि 12वीं तक की तो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, ऊपर के स्तर की नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। तो एक प्रोफेसर के रूप में आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि दूसरी जगह कहीं अभाव नहीं है। पर प्रोफेसर साहब अब तो ये चीज़ भी हमारी ख़त्म होने वाली है। गूगल जो है उसमें ट्रांसलेशन का जो टूल है, पहले होता था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है त्रुटियां होती थी अगर आप अनुवाद करेंगे, अब वो त्रुटियां काफ़ी कम हो गई हैं। तो अब जो एक बहाना पहले होता था कि हमारे पास में जो है जो चीज़ें हैं वो हिंदी में जो है अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में मौजूद नहीं है पर्याप्त संसाधन, तो वो भी नहीं है। आप जिसका चाहें उसका अनुवाद आप हिंदी में कर सकते हैं, किसी भी भारतीय भाषा में कर सकते हैं। खूब सुविधाएं हो गई। हाँ? मानसिकता की बात, जी जी जी, आप पत्रकारिता की बात कर रही थी। आज भी 9 के बाद 10वें नंबर पर हिंदी के अखबार आते हैं। यानी केवल हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हजारों नहीं लाखों की संख्या में रोजगार है। अब भारतीय भाषाओं को जोड़ लें तो लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन भारतीय भाषाओं में है, वो पढ़े और समझे जा सकते हैं। हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। क्या बात और तमाम असुविधाओं के बावजूद और तमाम प्रकार की मानसिकताओं के बावजूद हिंदी के पक्ष में खड़े होने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। निरंतर जी जी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संख्या बढ़ानी पड़ रही है। देखिए, अब प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो अंतिम शब्द हैं उन्हीं से हम लोग जो है आज की चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि हिंदी का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है, और जब हम हिंदी की चर्चा करते हैं तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हम इस बात को ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी भाषाएं हमें नहीं सीखनी चाहिए। अंग्रेज़ी जो है वो शोध की भाषा है। वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेज़ी की जो एक पहचान है, मान्यता है, उसे भी हमें ज़रूर जो है हमें उसको समझना होगा। और उसी के साथ में हमें ये भी समझना होगा कि हिंदी हमारी भाषा है। भारत में रह कर के अगर आप भारतीय भाषाओं को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बदलते हुए दौर में हिंदी जो है वो अपने आप को समृद्ध करे और आगे बढ़ती रहे, ऐसी हमारी कामना है। आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।